हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुलजन क्लासेस। तो देखो, आज हम लोगों को नया चैप्टर शुरू करना है, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5। ये अकाउंटिंग इक्वेशन देखो होता क्या है, व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हम कह सकते हैं इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़। इट मीन्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ होना चाहिए हमेशा। एंड डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, वो भी यही कहता है। तो डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव डबल इफेक्ट। वन इज डेबिट इफेक्ट एंड अनदर वन इज क्रेडिट इफेक्ट। तो डेबिट क्रेडिट जब डबल इफेक्ट होंगे तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। इट मीन्स हम कह सकते हैं एसेट और ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट आपको पता ही है, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। बैलेंस शीट का मतलब ही क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। तो आज हम लोग देखो अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। चलो जी, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, राइट। देखो जी, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है मीनिंग में? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म आर इक्वल, कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। An accounting equation is based on dual aspect concept of accounting। ठीक है, तो वो ये कहना चाहता है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। और डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता था? दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट, टू आस्पेक्ट्स, है ना। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट्स या टू इफेक्ट्स। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट, राइट। इट होल्ड्स दैट every debit, it holds that every debit there is a credit of equal amount। कहता अगर आपने किसी अकाउंट को डेबिट किया तो इम्प्लाइड सी बात है कि क्रेडिट भी होगा ही होगा इक्वल अमाउंट से, उसका क्रेडिट इफेक्ट भी ज़रूर गया होगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा मतलब वही कहना चाह रहा है, अगर आपने क्रेडिट किया ना तो सेम अमाउंट से डेबिट में इफेक्ट ज़रूर गया होगा, ठीक है। इट मीन्स टोटल क्लेम्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म, कि फर्म के जो टोटल क्लेम्स हैं वो टोटल एसेट्स के इक्वलेंट होंगे हमेशा। द क्लेम्स आल्सो नोन एज इक्विटीज, राइट। तो क्लेम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लेम्स को हम लोग इक्विटीज भी बोल सकते हैं। और ये जो क्लेम्स हैं, ये इक्विटीज हैं, ये दो तरह के हैं भाई। एक तो ओनर्स इक्विटी होता है, उसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। एंड लायबिलिटीज और अमाउंट टू आउटसाइडर भी हो सकता है, इसको आउटसाइडर इक्विटी बोल सकते हैं। तो ओनर्स इक्विटी को क्या बोल रहे हैं जी? कैपिटल, ठीक है। और आउटसाइडर इक्विटी को हम लोग लायबिलिटीज बोल के चलेंगे अब आगे इक्वेशन में ना। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो करेंगे वहाँ इसको क्या बोलेंगे आप? आउटसाइड इक्विटी को लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी को क्या बोलेंगे? कैपिटल। डन। तो हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को कुछ इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होंगी? इक्विटीज, मतलब टोटल क्लेम्स, मीन्स इस टोटल क्लेम्स में कैपिटल भी है प्लस लायबिलिटीज भी हैं। कैपिटल मतलब ओनर्स इक्विटी, है ना, ओनर्स इक्विटी। और लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर इक्विटी। मीन्स सिंपल सी बात है कि भैया ओनर का कितना पैसा लगा है बिजनेस में और आउटसाइडर का कितना लगा है, तो वो टोटल क्लेम्स हो जाएंगे। इनसाइडर्स क्लेम्स प्लस आउटसाइडर्स क्लेम्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल मतलब समझ गए ना, ओनर्स इक्विटी, और लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर्स क्लेम्स। तो देखो, जब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको बैलेंस शीट की फॉर्म में समझा दूं आपको, ये लो जी, ये बैलेंस शीट है आपकी, है ना, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। और जब आप ये बैलेंस शीट बनाओगे तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ बैलेंस शीट में हम लोग पढ़ेंगे भाई कि इस साइड तो लायबिलिटीज़ होती हैं सारी और इस साइड एसेट्स होती हैं सारी, ठीक है। अब ये जो लायबिलिटीज़ हैं ये दो तरह की लायबिलिटीज़ हैं। इनसाइड लायबिलिटीज़, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अब यहाँ? कैपिटल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ? कैपिटल, है ना। और दूसरा लायबिलिटी साइड में और क्या आएगा भाई? आउटसाइडर इक्विटी भी आएगा,
है ना, आउटसाइडर्स इक्विटी भी आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ, लायबिलिटीज। ठीक है, और भाई एसेट साइड में तो एसेट्स आएंगी टोटल आपकी। तो देखो बैलेंस शीट में हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस शीट का टोटल ना भाई हमेशा मैच करना चाहिए। तो जो टोटल इस एसेट्स का आ रहा है वही टोटल किसका आना चाहिए, लायबिलिटीज़ का आना चाहिए। और लायबिलिटीज़ हमने यहाँ दो तरह की लिखी हैं, एक कैपिटल और दूसरा लायबिलिटीज़। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई, अब देखो इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर मैं बना दूँ तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, है ना। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं भाई कि भाई लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बोल सकते हैं ना। ये सब अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है हमारी यहाँ। चलो जी वापस आते हैं, देखो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, देखो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़ होता है, या ये भी कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, या ये भी कह सकते हैं लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बात एक ही है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ निकालनी हो निकाल सकते हैं आप ऐसे। इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, अ ट्रांजेक्शन में अफेक्ट आइदर बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। कहते हैं जैसे अभी हम लोगों ने इक्वेशन बनाई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो किसी भी ट्रांजैक्शन से ऐसा भी हो सकता है कि भाई एसेट्स में भी चेंजेस आ रहे हो और लायबिलिटीज में भी चेंजेस आ रहे हो। तो ट्रांजैक्शन में अफेक्ट आइदर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, राइट, बाय द सेम अमाउंट, और ऐसा भी हो सकता है वन साइड ऑफ इक्वेशन, कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से इक्वेशन की सिर्फ एक ही साइड में चेंज आ रहा है। तो लायबिलिटीज में है जैसे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी ही डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है इधर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उधर एसेट्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एसेट ही इंक्रीज हो रही है, एसेट ही डिक्रीज हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की या तो दोनों साइड जाए या फिर एक ही साइड चला जाए। एक ही साइड जाएगा, लाइक जैसे एसेट साइड जा रहा है तो एसेट ही इंक्रीज होंगी, एसेट ही डिक्रीज होंगी। ठीक है ना मेरी बात, ये मतलब है। तो देखो क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू। एक ट्रांजेक्शन्स तो कैसी होंगी, अफेक्टिंग टू आइटम्स, एंड ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जो दो आइटम को अफेक्ट करेंगी, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी हो सकती हैं जो दो से ज़्यादा आइटम को अफेक्ट करेंगी। इसका एग्जाम्पल हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे ना। अब ये छोटी सी बात ये और डिस्कस कर लेते हैं पहले। रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट रूल्स ये डिस्कस करना है थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहली चीज़ कैपिटल के लिए क्या कह रहा है, देखो आपको पता ही है, हम लोगों ने मॉडर्न अकाउंट्स में भी पढ़ा था कि जो कैपिटल है इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कैपिटल को इंक्रीज करना हो तो क्या करोगे आप, क्रेडिट करोगे। ठीक है, और जब भी कैपिटल को डिक्रीज करना हो तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आपको पता ही है। सेकेंड पॉइंट में आओ, IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो। और जितने भी एक्सपेंसेस है ना उससे क्या होगा, देखो प्रॉफिट रिड्यूस होगा। प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो ओनर्स इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कैपिटल को रिड्यूस करना है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनसे क्या करना है, कैपिटल को रिड्यूस करना है। जितने भी इनकम्स होंगे या प्रॉफिट्स होंगे उससे क्या करना है, कैपिटल को इंक्रीज कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट क्या डालोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट डालोगे इसका। तो देखो कैपिटल में ही ऐड करना और कैपिटल में ही लेस करना, कैपिटल में ही ऐड करना, कैपिटल में ही लेस करना। मैंने अभी आपको क्या बताया, जितने भी बिजनेस एक्सपेंडिचर्स होंगे सबके लिए आपको क्या करना है, कैपिटल को डिक्रीज कर देना है। तो एक तो इसलिए डिक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल को डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। और फिर इंक्रीज भी कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है भैया, कैपिटल तो बढ़ाओगे ना उतने अमाउंट से। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का सेम ट्रीटमेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, बिजनेस के लिए इनकम होगी, बिजनेस के लिए इनकम है तो भाई प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ओनर इक्विटी इंक्रीज होगा। तो मीन्स अगेन नेट इफेक्ट क्या रहेगा,
अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें लेना है तो कैपिटल को ही ऐड करना, कैपिटल में ही ऐड करना मतलब, और कैपिटल में ही लेस करना। तो ऐड तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए या बिजनेस के लिए इनकम है, इनकम है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। और कैपिटल को डिक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पार्टनर उससे ओनर से लेना है, ओनर से लेना है तो उसकी कैपिटल कम करो भाई। तो सिंपल सी बात है, एक बार ऐड कर दिया एक बार लेस कर दिया, तो नेट इफेक्ट जीरो हो गया वैसे तो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, एग्जाम में दिखाएं ही ना या क्वेश्चन में दिखाएं ना, कहते सर नेट इफेक्ट जीरो हो गया, आंसर फिर भी सही आएगा आपका, बट वो गलत हो जाएगा, प्रेजेंटेशन गलत कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, आईओसी का ट्रीटमेंट कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, आईओडी का ट्रीटमेंट अगेन कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, राइट। ये मैंने आपको बता दिया कि रेवेन्यू से हमेशा क्या करना, कैपिटल को इंक्रीज कर देना, एक्सपेंडिचर से क्या करना, कैपिटल को डिक्रीज कर देना, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनकम क्या कहलाता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, पता ही है हमें वो तो। आउटसाइडर्स इक्विटी क्या होता है? लायबिलिटीज, वो आपको पता ही है। एसेट्स को अगर इंक्रीज करना हो तो डेबिट कर देना, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट कर देना, ये सब चीज़ें तो हमें मॉडर्न अकाउंटेंसी से पढ़ी है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन ले रहे हैं फुल फ्लैश्ड अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिससे ये पूरी सिचुएशन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 डन। चलो जी क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ के रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता था, अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि भाई एसेट्स एसेट्स इज इक्वल टू किसके होता है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, ठीक है जी। एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई? लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना भाई, ये लो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। तो थोड़ा सा इस पे शुरू से पहले लेके चलेंगे अपने पास, क्योंकि इसी में और एड ऑन होती रहती हैं आइटम्स, डन। चलो तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन 1 क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन 1 में सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इन कैश। देखो सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो डबल इफेक्ट होंगे, डोला एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आप फॉलो करते हो, तो डबल इफेक्ट क्या होंगे, एक तो कैश इंक्रीज होगा और दूसरा कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैश तो एसेट्स होता है, तो मैं क्या करूं, एक तो मैं कैश इंक्रीज करूं भाई, यहाँ एक ये लो मैंने कॉलम बना दिया मतलब कैश का, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपको पता ही है भाई, कैपिटल में तो कैपिटल आएगा ही ना, कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल ही है, और लायबिलिटीज में कुछ और आइटम भी एड ऑन हो सकती हैं, वो हम देख लेंगे अभी। तो एक तो कैपिटल इंक्रीज होगी आपकी कितने से, 1 लाख रुपए से, तो ये लो जी 1 लाख रुपए से मैंने कैपिटल इंक्रीज कर दिया, ठीक है। लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हुई आपकी? 0, ठीक है ना। तो 0 प्लस 1 लाख, 1 लाख हो गया एक तरह से, इज इक्वल टू एसेट्स कितनी इंक्रीज होंगी, कैश तो एसेट्स में जाएगा ना भाई, तो ये लो जी कैश भी कितने से इंक्रीज हो गया, 1 लाख रुपए से। तो इक्वेशन बराबर हुई कि नहीं हुई? तो इट मीन्स हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होना ही होना चाहिए, तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख होना चाहिए एक तरह से, है ना। चलो जी सेकंड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या करा है, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी ना आपकी, अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन पे आ गए। ये लो सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है वो आपसे, परचेज गुड्स इन कैश, 50,000 रुपये का आपने गुड्स खरीदा। अब सोचो इसके क्या क्या इफेक्ट गए होंगे, 50,000 रुपये का गुड्स खरीदा, इसका क्या क्या इफेक्ट हुआ होगा भाई, सोचो। देखो गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है मतलब स्टॉक बढ़ा होगा आपका, तो एक तो मैंने क्या किया, यहाँ स्टॉक को बढ़ा दिया जी लो, कैश के साथ स्टॉक और आ गया, आप कितने का, 50,000 रुपये का, और दूसरा कैश खरीदा है ना आपने स्टॉक, तो 50,000 से कैश रिड्यूस हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया मैंने, ये लो यहाँ 0 लिख दिया है ना। तो इफेक्ट क्या रहा, इस बार ये दोनों इफेक्ट सिर्फ एसेट साइड में ही हो गए, एसेट से इंक्रीज हुई एसेट से डिक्रीज हुई, तो कैश कितना बचा अब आपका, ये एक तरह से न्यू इक्वेशन आ गई, एन डॉट ई डॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू इक्वेशन। तो कैश बैलेंस कितना बचा होगा आपके पास, 50,000, और स्टॉक कितना आ गया होगा, स्टॉक आपके पास 50,000 है, तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 1 लाख बन रहा है, और यहाँ तो एज इट इज चली रहा है जी आपका, ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 0 लायबिलिटीज़ में, तो ये 0 ही है,
ठीक है। और कैपिटल की अगर मैं बात करूं देखो, तो कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं आया जी, ये भी 0, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। तो 0 + 1 लाख 1 लाख ही हुआ ना भाई, समझ रहे हो बात। तो एसेट्स भी टोटल 1 लाख ही हैं अभी तक और लायबिलिटीज भी टोटल 1 लाख ही हैं। चलो जी थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कहते हैं परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मैसर्स सम्राट फर्नीचर्स 20,000 रुपये का। बताओ क्या क्या डबल इफेक्ट होंगे इसके। फर्नीचर खरीदा है सम्राट फर्नीचर से, बताओ क्या करो। कुछ बताया कि नकद खरीदा या उधार खरीदा, कुछ नहीं बताया। तो मैं मान लेता हूँ चलो क्रेडिट खरीदा है, तो क्रेडिट खरीदा है तो एक तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हमारे, बल्कि उसको क्रेडिटर नहीं क्या बोलना चाहिए, सप्लायर ऑफ फर्नीचर। क्रेडिटर तो वो होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार खरीदते हैं, बट यहाँ तो हमने एसेट्स उधार खरीदी हैं, राइट। तो लायबिलिटीज में क्या आ गया भाई, लायबिलिटीज में एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, ये लो फर्नीचर है ना, ये लो जी फर्नीचर आ गया, नहीं फर्नीचर नहीं आ गया, सप्लायर ऑफ फर्नीचर आ गया ना। क्या लिख दो इसको, सप्लायर ऑफ फर्नीचर, ऊपर ही लिख देता हूँ हेडिंग में, है ना। लायबिलिटीज जहाँ थी ना, ये लायबिलिटीज में क्या लिख दिया मैंने यहाँ, सप्लायर ऑफ फर्नीचर। पहले से 0 चला रहा था मान लो सप्लायर ऑफ फर्नीचर, तो सप्लायर ऑफ फर्नीचर अब कितना हो गया आपका, कितने का फर्नीचर खरीदा भाई आपने, 20,000 का। तो सप्लायर ऑफ फर्नीचर एक तरह से हमारा लायबिलिटी है 20,000 रुपये का। और दूसरा अब क्या होगा इफेक्ट इसका, एसेट्स भी इंक्रीज होंगी। तो एसेट्स में दिखा दो जी फर्नीचर, फर्नीचर आ गया। पहले तो 0 का चल रहा था ये फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर कितने का है आपका, 20,000 का, तो लो जी 20,000 का फर्नीचर आ गया, डन। तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया। अब यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, 0 + 0 + 20,000 है ना। और इधर की अगर मैं बात करूँ भाई, तो 20,000 प्लस यहाँ कोई चेंज नहीं आया, 0 है ना। चलो तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी अब, 1 लाख तो हो गई हमारी ये ओनर्स इक्विटी, ये कितना हो गया सप्लायर ऑफ फर्नीचर 20,000 से, ठीक है। चलो और जी यहाँ आ जाओ इधर, ये 50,000 + 0 करूँ तो भाई कितना हो जाएगा 50,000, ये वाला 50,000 + 0 तो 50,000, और ये वाला भाई 0 + 20,000 तो 20,000 इज इक्वल टू, तो मीन्स 50 + 50 इज इक्वल टू 20 कितना बन रहा है 120। और अगर मैं लायबिलिटी साइड में देखूँ तो 20 + 1 लाख इज इक्वल टू 120 ये बन रहा है। तो नई इक्वेशन भी बराबर आ गई हमारी अब, ठीक है। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आ जाओ जी, फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो अगर ये प्लस के निशान हटा दूँ मैं बीच में तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए ना, तो ये प्लस हटा देता हूँ बीच में से, परेशान करेंगे वरना बीच बीच में। इम्प्लाइड है प्लस करके तो करोगे, राइट। चलो अब देखो जी नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, ट्रांजेक्शन फोर्थ कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। कहता है 25,000 वाला गुड्स 35,000 में बेच दिया, वो भी कैश में। तो देखो पहली चीज़ 25,000 वाला गुड्स आपने 35,000 में बेचा, इट मीन्स 10,000 का प्रॉफिट हो गया। और मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट से क्या करना है, कैपिटल को इंक्रीज करना है, एक्सपेंडिचर से भी क्या करना है, कैपिटल को डिक्रीज कर देना है, ठीक है। ऐसी इनकम होगी कुछ तो कैपिटल को इंक्रीज कर देना है। तो ये एक तरह से प्रॉफिट है ना 10,000 का, तो एक तो मुझे क्या करना चाहिए, कैपिटल को इंक्रीज कर देना चाहिए, कि प्रॉफिट भी तो कैपिटल में जुड़ता है भाई। कितने का प्रॉफिट हुआ 10,000 का। अब दूसरा मुझे क्या करना चाहिए, सोचो 25,000 वाला गुड्स 35,000 में बेचा आपने, तो कैश कितना आया होगा 35,000, ठीक है ना। तो मीन्स कैश कितना इंक्रीज करूं, देखो ये कैश लिखा है ना मैंने यहाँ, कैश को कितना इंक्रीज कर दूं यहाँ 35,000 से, ठीक है। अब एक बात सोचो, जब गुड्स बेचा है तो भैया स्टॉक भी तो कम हुआ होगा। स्टॉक कितने का कम हुआ होगा 25,000 का, क्योंकि स्टॉक को हम हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो स्टॉक कितना कम हुआ होगा 25,000 का, तो ये 25,000 मैंने यहाँ से माइनस कर दिए। तो अब एक बात सोचो यार, 35,000 तो मैंने प्लस किए, 25,000 मैंने माइनस कर दिए, तो नेट इफेक्ट क्या रहा 10,000 प्लस हुआ ना एसेट्स में। और लायबिलिटीज में चेक करोगे तो मैंने कैपिटल में भी देखो 10,000 प्लस ही किया हुआ ये रहा, ठीक है। तो दोनों तरफ 10,000 इंक्रीज हो गया, डन। चलो जी ये 0 हो गया। तो न्यू इक्वेशन बना देते हैं। अब क्या बनेगी न्यू इक्वेशन, भाई कैपिटल तो हो गई 1,10,000 की, और सप्लायर ऑफ फर्नीचर चल रहा है हमारा कितने का 20,000 का, ठीक है जी।
चलो अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूं तो 50 प्लस 35 कितना हो जाएगा 85,000 कि क्या हो गए हमारे, क्या था ये फर्स्ट कॉलम किस चीज़ का था हमारा, कैश का। तो कैश हमारे पास अब 85,000 पड़ा होगा। स्टॉक 50 में से 25 का बिक गया तो बचा कितने का होगा 25,000 का। डन। और भाई ये जो आपका था थर्ड कॉलम फर्नीचर का, फर्नीचर अभी बिका नहीं है, जू का तू पड़ा हुआ है 20,000 का। तो अब चेक करो लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिट एसेट्स बन रहा है क्या। ये कितना हो गया 85 प्लस 25, ये हो गया आपका 90 20 110 और 130। और लायबिलिटीज कितना है देखो 110 ये रहा और 20 ये रहा, तो 130 है पूरा। तो लायबिलिटीज इज इक्वल टू बन रहा है ना एसेट्स, या एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। चलो ये क्या आ गया हमारा न्यू इक्वेशन, ये क्या आ गया एक तरह से न्यू इक्वेशन। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ जी, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। तो देखो पॉइंट नंबर 5 में क्या कह रहा है, पेड मैसर सम्राट फर्नीचर इन कैश। कहते जिनसे फर्नीचर उधार खरीदा था ना, हमने उनका पेमेंट कर दिया कैश में, तो उससे क्या हुआ होगा, एक तो कैश कम हो गया होगा, और एक वो जो सम्राट फर्नीचर या सप्लायर ऑफ फर्नीचर हमारा लायबिलिटी साइड में पड़ा था वो खत्म हो जाएगा। तो मीन्स क्या करूँ, ये लो जी पेमेंट कर दिया हमने इसको सप्लायर ऑफ फर्नीचर को, कितने का 20,000 का है ना। तो एक तो 20,000 सप्लायर ऑफ फर्नीचर में से माइनस कर दिए। इसका इफेक्ट देखो कैपिटल में तो कुछ आना नहीं है, पेमेंट ही तो किया है लायबिलिटीज का। दूसरा आपने जब पेमेंट किया लायबिलिटी का तो कैश भी तो रिड्यूस होगा भाई 20,000 से, तो ये लो जी 20,000 से कैश रिड्यूस कर दिया और कहीं इफेक्ट आना नहीं है। इट मीन्स एसेट्स भी देखो 20,000 से डिक्रीज हो गई और लायबिलिटीज भी 20,000 से डिक्रीज हो गई, राइट। तो 85 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना बचेगा 65,000। ये कितना आएगा जी 25,000, ये कितना आएगा जी 20,000 है ना, इज इक्वल टू ये कितना आएगा नील, ये कितना आएगा 1,10,000 है ना। तो चेक करो ये पूरा 110 बन रहा है क्या न्यू इक्वेशन। 65 प्लस 25 कितना हो गया ये 65 और 5 70 20 90 और 110 1,10,000। तो मैच कर रहा है जी लो पूरा, ठीक है। तो ये 65 प्लस 25 प्लस 20 कितना हो गया 110 और इज इक्वल टू 110 ही आ रहा है हमारा। यही आंसर है, बस यही करना था हमें इसमें, ठीक है जी। तो अगर वो बैलेंस शीट भी पूछ ले क्वेश्चन में तो हमें क्या करना चाहिए, लो बैलेंस शीट रफली बता देता हूँ, ये बैलेंस शीट है ना, लो पूरा ही बता देता हूँ फुल फॉर्म लिख के। लो जी बैलेंस शीट कैसे बनाओगे आप, बैलेंस शीट ऑफ जिसका भी होगा नाम आ जाएगा यहाँ मिस्टर जो भी होंगे या मैसर्स है ना, फिर डेट डालोगे एज ऑन जो भी डेट होगी, लाइक मान लेते हैं जी 31 मार्च। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में डेट दी थी क्या इसने, चेक कर लो। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी थी तो मैं मान लेता हूँ एज ऑन 31 मार्च 2020 है जी। चलो अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड तो होता है भाई लायबिलिटीज, ठीक है, ये अमाउंट हो जाता है, ये एसेट्स होती हैं, ये अमाउंट होता है, ठीक है, ये लो। ठीक, चलो इस तरह से फॉर्मेट बनेगा बैलेंस शीट का। अब देखो एसेट साइड में क्या क्या है आपके पास भाई, एक तो कैश स्टॉक और फर्नीचर तो था कि बिक गया, नहीं था, तो कैश स्टॉक और फर्नीचर तीन चीज़ें हैं, तो एसेट्स में तो तीन आइटम लिख देना भाई। एक तो कैश पड़ा है जी कितने का 65,000 का, एक स्टॉक पड़ा हुआ है जी कितने का 25,000 का, एक फर्नीचर पड़ा हुआ है आपके पास कितने का 20,000 का। और अगर लायबिलिटी साइड की बात करोगे तो लायबिलिटी साइड में आपके पास सिर्फ कैपिटल पड़ी है जी आज की डेट में और कुछ नहीं है ना, क्लोजिंग डेट को। तो कैपिटल दिखाओगे कितने की 1,10,000 की, दैट्स इट। तो बैलेंस शीट देखो मैच कर रही है क्या, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स होना चाहिए ना 110 पूरा। तो ये चेक कर लो, तो 5 5 10 1 और 6 7 2 9 2 11 1,10,000 बराबर आ गया जी। ये बैलेंस शीट भी बन गई अगर पूछ ले तो आपसे, डन। तो ये था जी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 बेस, जिसमें मैंने क्लियर किया है थोड़ा सा आपका। अब इसी में क्या होता है और कुछ नई चीज़ नहीं है, इसी में क्या होता है क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते चले जाते हैं, ट्रांजैक्शन थोड़ी ज़्यादा होती चली जाती हैं, बस यही इफेक्ट आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है जी।
यही था बस क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें बेस मैंने क्लियर कर दिया आपका। तो देखो पूरा मैंने ये जूम इन करके आपको एक ही स्क्रीन में दिखा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एसेट्स इज इक्वल टू क्या बना दिया हमने इसको, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, है ना। और फिर इसी को कैपिटल तो कैपिटल है ही, लायबिलिटीज़ ना, इसमें लायबिलिटीज़ में डिफरेंट कॉलम बनते चले जाएंगे। लाइक जैसे सप्लायर ऑफ फर्नीचर आ गया, फिर इसमें और कुछ भी आ सकता है कि ट्रेड क्रेडिटर्स आ गए, है ना, या फिर और कुछ आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, उस तरह की चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। ऐसी एसेट्स में ऐड होती चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ ना अपने पास स्पेस रख के चलना है थोड़ा सा। तो कैपिटल को लास्ट में बना लेना, यहाँ अपना लायबिलिटीज़ के साथ थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा लेके चलना है, सो दैट कि जब भी कोई नई आइटम आए, नया लायबिलिटीज़ या नई एसेट आए, तो आप उसमें इंसर्ट कर सकें, कॉलम बना सकें। बस ये करना है इसमें, ठीक है। तो ये था जी आज के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन की वेरी फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट थे वो क्रिस्टल क्लियर कर दिए। डन। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और शेयर भी करें अपने ग्रुप सर्किल में, ठीक, सो दैट कि किसी की हेल्प हो जाए। डन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।